हेलो। जैसा कि हम लोग अभी फिजिक्स में पढ़ रहे थे माइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। और जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आपको पता है सबसे ऊपर हम लोग लिखे थे रेडियो वेव्स था, ठीक है। रेडियो वेव यानी रेडियो तरंगें थी। और इसके बाद अगर देखें तो दूसरा हम इसके बाद लिखे थे माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स यानी ये हमारी सूक्ष्म तरंगे हैं। और फिर इसके बाद लिखा गया था यहाँ पे इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स यानी ये जो तरंगे हो जाएंगी औरक तरंगे। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे कि ये औरक तरंगे हैं। और फिर इसके बाद देखा गया था तो विजिबल लाइट से लिखे थे हम लोग। विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश जो 7 रंगों में बिखर जाती है। इसके बाद हम लोग यूवी या अल्ट्रा ऐसे लिखते हैं। अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट रेज यानी यहाँ पे पराबैंगनी किरणों की बात कर रहे थे, पराबैंगनी किरणें। और फिर इसके बाद हम लोग यक्स रेज के बारे में डिस्कशन किए थे, यानी यक्स किरणें जो थी। और लास्ट में हम लोग देखे थे वाई गामा, वाई नहीं इसको गामा बोलते हैं, ये गामा किरणें या गामा किरणें ऐसे लिख दें। यानी टोटल जो देखे थे कि लगभग हमारे 7 जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। जो रेडियो वेव्स हैं, माइक्रो वेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, विजिबल लाइट्स हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं और एक्स रेज हैं। और लास्ट में हम लोग देखे थे गामा रेज के बारे में। यहाँ पे इसको यह भी देखा गया था कि इनका जो वेवलेंथ था, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य जो हम लोग लेके चले थे, तरंग दैर्ध्य किसका सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम वेवलेंथ किसका था, तो यहाँ पे देखा गया था सबसे ऊपर वाले का मैक्सिमम वेवलेंथ है। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य हमारा रेडियो वेव का था और सबसे कम तरंग दैर्ध्य, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे कम तरंग दैर्ध्य देखें वेवलेंथ तो वह किसका है। तो आप यहाँ पे देखे थे सबसे कम यहाँ पे गामा किरणों का था और सबसे अधिक वेवलेंथ उसका था। और जैसे वेवलेंथ हमें पता है कि जब वेवलेंथ अधिक होगा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, आवृत्ति सबसे कम होगी। यहाँ देखिए इसकी आवृत्ति सबसे कम है, मिनिमम यहाँ पे लिख सकते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ होगी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे कल की क्लास में सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन किए थे, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, आवृत्ति जिसको लिखते हैं। और जैसे जैसे आपको पता है डिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि प्रकाश के 7 रंगों में टूट जाना, वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ये हमें पता ही है। और नहीं जिनको पता है वो नोट कर लेंगे कि प्रकाश का यानी जो हमारी प्रकाश लाइट है, व्हाइट लाइट है, उसके 7 रंगों में टूट जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, या हम कह सकते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है, वर्ण विक्षेपण। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें कल डिस्कशन किए थे कि वेवलेंथ इसका सबसे ज्यादा होगा, जिस जस नीचे आएंगे वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। और वेवलेंथ कम होगा तो वेवलेंथ के साथ साथ स्पीड भी हमारी क्या होती है, कम होते चली जाती है, नीचे की तरफ आते हैं। लेकिन एक चीज आपको यहाँ बताया गया था, निर्वात में सबका स्पीड एक समान होता है, ठीक है। वही यहाँ पे अगर देखें मिनिमम फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ आएंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी कम नहीं होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ते चली जाती है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो उसका यहाँ पे एनर्जी लेवल भी क्या होगा, एनर्जी भी बढ़ते चली जाएगी। यानी जो जहाँ यहाँ पे मालिक्यूल ज़्यादा टकराएंगे मालिक्यूल से, जो तरंगे वेव्स, वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी कम होगा, ज़्यादा उत्पन्न होगी। लेकिन जहाँ पे कम टकराएंगे वहाँ एनर्जी क्या होगी,
कम उत्पन्न होगी। तो यहाँ सबसे कम एनर्जी कौन उत्पन्न करता है, तो सबसे कम एनर्जी वेवलेंथ यहाँ पे लेके चलेंगे, जिसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है वो सबसे कम एनर्जी उत्पन्न करता है, यानी रेडियो वेव्स हो जाएगा। और सबसे अधिक एनर्जी कौन उत्पन्न करता है, जिसका वेवलेंथ सबसे अधिक हो। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन और करने वाले थे इसके बारे में कि इनकी खोजकर्ता यानी इसमें जो वैज्ञानिक हैं वो कौन कौन हैं। तो अगर हम डिस्कशन करें तो इसकी खोजकर्ता देखिए कौन कौन है, कैसे है, हम लोग एक लाइन से लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले इनकी जो रेडियो वेव्स हैं इनकी खोजकर्ता की बात करें तो ये हर्टज हैं, एक नाम के वैज्ञानिक जिसको हर्टज लिखते हैं। हर्टज नाम के वैज्ञानिक के जेड है, हर्टज नाम के वैज्ञानिक हैं जो इनके खोजकर्ता यहाँ पे लिखेंगे, यह है खोजकर्ता यानी आविष्कारक जो हैं। ठीक है, सेकेंड वाले का देखें तो यहाँ पे सेकेंड वाले के जो खोजकर्ता होंगे वह होंगे, जैसे यहाँ पे पहले का हमारा यह है, दूसरे का जेसी बोस हो जाएंगे। सेकेंड के यानी माइक्रोवेव के जो यहाँ पे खोजकर्ता होंगे, जो वैज्ञानिक होंगे जो इसका पता लगाए थे कि माइक्रोवेव से यानी सूक्ष्म तरंगे हैं, वो कौन है, तो जेसी बोस हो जाएंगे। और तीसरा देखेंगे तो विलियम्स हार्सेल हो जाएंगे। यानी जो तीसरे हैं, तीसरा मतलब हम इंफ्रारेड की बात करें, इंफ्रारेड जो ऊष्मा से जो उत्पन्न होती है, इनका हो जाएंगे विलियम हर्स विलियम, यहाँ पे लिखेंगे हर्सेल, हर्सेल यानी विलियम हर्सेल ऐसे लिख लेते हैं, हर्सेल। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए सबसे पहले रेडियो वेव्स के खोजकर्ता हर्टज हैं, जेसी बोस जो हैं वो माइक्रोवेव के हैं, और विलियम हर्सेल जो हो जाएंगे इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स क्या है, जो ऊष्मा से उत्पन्न होती हैं, ये आपको पता है। इसका एक नाम और कल हम लोग डिस्कशन किए थे, वो क्या है, थर्मल रेडिएशन यानी तापी विकिरण। जो भी ऊष्मा यानी प्रत्येक वस्तु जो है जो भी ऊष्मा उत्पन्न करती है उससे यह इंफ्रारेड वेव्स उत्पन्न होती है, ये आप दिमाग कल नोट किए थे, आपको बताया गया था इसमें। अब देखिए जो विजिबल लाइट की बात करें तो विजिबल लाइट की खोजकर्ता बहुत से लोग हैं कि इसको बताएंगे कि खोजकर्ता कौन है, सबको पता ही है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोग बता देंगे न्यूटन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। विजिबल लाइट बहुत पहले से है, सारी चीजें हैं, इसके खोजकर्ता कोई नहीं है, ये हमें पहले से दिखती हैं। ये न्यूटन महोदय ने सिर्फ ये बताया था कि ये विजिबल लाइट जो है ये 7 रंगों में टूटती है, इसकी बातें इन्होंने किया था, न कि इसकी यहाँ पे खोज किए थे, न इसके बारे में पता लगाए थे। पहले से ही हमें पता है दृश्य लाइट क्या है, इनके पहले से भी पता है। बस ये न्यूटन महोदय ये बताए थे कि हमारा ये क्या है, 7 रंगों में टूट जाती है, या 7 रंगों में टूटने की प्रक्रिया इन्होंने बताया कि ये न्यूटन महोदय। ठीक है, अब देखिए जो यूवी किरणें हैं, यूवी रेज जिसको बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें, इसके जो खोजकर्ता होंगे यह एक वैज्ञानिक है रिटर नाम के वैज्ञानिक हैं, ये यूवी रेज की खोजकर्ता हो जाएंगे। और यह देखिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट होंगे रोंगटेन। रोंगटेन जो है, रोंगटेन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह पूछता है कि जो एक्स रेज की किरणों की खोज करता है वह रोंगटेन है। और ये रोंगटेन के आगे आप लिख सकते हैं कि यह प्रथम ऐसे भौतिक वैज्ञानिक हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम नोबेल प्राइज मिला हुआ था, प्रथम नोबेल प्राइज विनर। ठीक है, नोबेल प्राइज विजेता कौन से क्षेत्र में, भौतिक यानी फिजिक्स के क्षेत्र में सबसे पहला जिनको नोबेल प्राइज मिला है वह यही वैज्ञानिक है, रोंगटेन। रोंगटेन यानी जो वैज्ञानिक है, इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा अच्छे से, प्रथम नोबेल प्राइज विनर फिजिक्स के कौन है, तो यह बताएंगे रोंगटेन है। किसने किसकी खोज किए थे, यक्स रेज की खोज किए थे, यानी यक्स किरणों की खोज करता यह है। और लास्ट में विलियम विजॉर्ड हो जाएंगे, विजॉर्ड। यहाँ अब देखिए लास्ट जो हमारे गामा किरणें हैं इसको लिखेंगे पॉल विजार्ड हैं, विलियम विजार्ड नहीं, पॉल विजार्ड। यहाँ पे विजार्ड यह लिख लीजिएगा। ये टोटल इतने जो हमारे वैज्ञानिक है,
विलजॉर्ड, या ऐसे लिखिए जो थोड़ा सा गलत हो गया है, विलॉर्ड लिखते हैं, विलॉर्ड्स। ठीक। अब देखिए विलॉर्ड्स हैं, ये हमारे पॉल विलॉर्ड्स जो गामा किरणों के खोज करता है। तो सबसे पहले यह जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है, तो यक्स रेज की किरणों के खोजकर्ता रॉन्गटेन जो प्रथम नोबेल प्राइज विजेता है किसके, फिजिक्स के क्षेत्र में। और यहाँ इन सबका आप अलग अलग नाम लिख सकते हैं, रेडियो वेव्स के हर्टेज हो जाएंगे, जैसे वो माइक्रोवेव्स के हैं। और विलियम हर्शेल जो है इंफ्रारेड तरंग और तरंगों की बात बताए। और ये न्यूटन ही बताया नहीं, विजुअल लाइट एक सिर्फ न्यूटन ही बताया थे कि यह वर्ण विक्षेपण यानी ये 7 रंगों में टूट जाती है। 7 रंगों में टूटना ये क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और ये रिटर महोदय है जो यूवी किरणों की खोज किए थे, अल्ट्रावायलेट रेज की बात किए थे, और रॉन्गटेन जो है एक्स रेज, और पॉल विलॉर्ड जो है ये गामा किरणों की खोज करता है। तो इस तरह से हम लोग टोटल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनके जो खोज करता है, यानी जो इनके सर्च किए थे कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, इनके वैज्ञानिकों के नाम हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो ये अब साइंटिस्ट को आप लोग आसानी से नोट कर लीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सबसे बन सकता है कि इनके साइंटिस्ट कौन कौन है जो इनके बारे में पता लगा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसके आप लोग इसके शॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब आगे बढ़िए, तो यहाँ देखा जाए कि इन किरणों के जो यूज हैं, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इसके यूज कहाँ कहाँ है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करें। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ लिख दे रहे हैं यूज ऑफ, यह देखिए यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इसकी खोज यहाँ पे कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रेडियो वेव्स का। रेडियो वेव्स का यूज कहाँ किया जाएगा, रेडियो तरंगों का। ठीक है, तो रेडियो तरंगों का आप यहाँ पे अभी देखे थे, इसके खोजकर्ता कौन थे, तो हर्ट्ज थे, हर्ट्ज थे, हर्ट्ज। ठीक, खोजकर्ता यहाँ भी हम फिर से लिखते दे रहे हैं, हर्ट्ज थे। ठीक है, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं आपके, साइंटिस्ट, या यहाँ पे इससे बस इतना ही लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये जो हमारा रेडियो तरंगे है, ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, तो रेडियो तरंगे देखेंगे तो रेडियो तरंगों का सबसे ज़्यादा यूज राडार में होता है। राडार मतलब जो एयरफोर्स वाले यूज करते हैं, राडार। ठीक है, और ये राडार क्या करता है, तो आप देखेंगे कि एयर में बहुत दूर 100 200 300 किलोमीटर दूर से कोई मिसाइल कोई विमान आती है, तो उसका पता लगाने के लिए यानी उसके बारे में जानने के लिए रडार का हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा हम लोग यहाँ इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो रेडियो टेलीस्कोप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी टेलीस्कोप मतलब यह हो जाएगा कि बहुत दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, यानी खगोल की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग इसका रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम कहें तो यहाँ पे जो आप टीवी देखते हैं रेडियो, या एफएम सुनते हैं रेडियो पे, तो इन सभी का रेडियो एफएम में, टीवी में, टीवी रिमोट नहीं होता है, रिमोट की बात नहीं करेंगे, टीवी का डीटीएच जो लगा होता है, इन सब का प्रयोग इसमें किया जाता है। इस वेव्स के थ्रू हम लोग टीवी का प्रसारण या रेडियो के प्रसारण, या हम कह सकते हैं कि टेलीस्कोप में, इन सभी जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आप रेडियो का प्रयोग देखेंगे तो कभी कभी अगर हम देखें तो बच्चों का जो टॉय रिमोट होता है, ये टीवी रिमोट की बात नहीं करेंगे, टीवी रिमोट में कुछ और प्रयोग होता है, यहाँ पे टॉय रिमोट में इस रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है, जो खिलौने वाला रिमोट होता है, जो एंटीना जिसमें लगा होता है। सीधा सीधा एंटीना से कॉन्सेप्ट नहीं, बस ये समझिए कि जिसमें जो एंटीना मतलब जिसका प्रसारण या दूर से पकड़ने के लिए किया जाता है दूर की वस्तुओं को, रडार हो गया, रेडियो टेलीस्कोप हो गया, रेडियो टीवी हो गया, या टॉय रिमोट हो गया, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, रेडियो वेव्स का। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़े, तो सेकेंड हमारा देखेंगे यहाँ पे क्या है। सेकंड था यहाँ पे माइक्रोवेव। अब उसका माइक्रोवेव का प्रयोग कहाँ होता है, यहाँ पे देखिएगा दूसरा लिखते हैं
माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स इसका यूज कहाँ है? सूक्ष्म तरंगों का यूज, सूक्ष्म तरंगे कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती हैं? तो सूक्ष्म तरंगों की बात करें तो सबसे पहले तो यह देखिएगा, सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव या ओवन में भी काम किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन, 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 ठीक है, यानी खाना पकाने वाले जो होते हैं ओवन, उसमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो आप देखेंगे तो मोबाइल का जो वाईफाई होता है, वाईफाई हो गया या यहाँ ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे मोबाइल, और यहाँ एक चीज और आप दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे भी एक आप देखेंगे कि जो पुलिस वाले जिस रडार का प्रयोग करते हैं, पुलिस वाले भी किसी रडार का प्रयोग करते हैं। एयरफोर्स वाले जो बड़ा रडार होता है वो तो हम लोग देखे थे रेडियो वेव्स में होता है, लेकिन जो पुलिस जो यहाँ पे 2-4 किलोमीटर रेंज से कोई बाइक आ रही है, यानी कम रेंज का अगर हमें प्रयोग करना हो, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से कोई बाइक आ रही है, उसके बारे में पता लगाना हो, तो हम इस सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं। उसमें रेडियो तरंगों का यूज नहीं किया जाता। रेडियो तरंगे कहाँ, यानी एयरफोर्स वाले यूज करते हैं, जहाँ पे 200, 300, 400 किलोमीटर की दूरी से आ रहे किसी विमान मिसाइल के बारे में पता लगाया जाता है। और यहाँ पे इस रडार को जो पुलिस वाले यूज करते हैं, यानी जहाँ पे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रेंज से कोई गाड़ी आ रही है जा रही है, उसके बारे में पता लगाना हो, तो ये हम लोग कौन से वेव का यूज करते हैं? तो माइक्रोवेव का यूज करते हैं। साथ साथ में आप देखेंगे वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल की सारी चीजें, इसमें हम लोग क्या किसका यूज करते हैं? तो सभी माइक्रोवेव ओवन है। ओवन मतलब यहाँ खाना पकाने वाले जो हमारे मशीन आते हैं, उसमें सूक्ष्म तरंगों का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं तो इंफ्रारेड तरंगों के बारे में। अब कुछ लोगों को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाईफाई इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, तो यहाँ लिखेंगे वाईफाई का जो फुल फॉर्म है वायरलेस फिडिटी ऐसे होता है, फिडिडिटी, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। वाईफाई फिडिलिटी आप लिखेंगे फेडिलिटी, फेडिलिटी ऐसे पूरा लिख ले, फेडिलिटी, ठीक। वाईफाई फिडिलिटी पूछ लेता है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप वायरलेस फिडिलिटी लिख सकते हैं। ब्लूटूथ का प्रयोग सूक्ष्म तरंगों में किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ यहाँ तीसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। तो तीसरा जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है? तीसरा हम लोग नोट करेंगे तो यहाँ लिखते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स मतलब अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे, ठीक है। अवरक्त तरंगों का एक नाम और है, इसको हम लोग जानते हैं थर्मल रेडिएशन। ये आप लोगों को बताया भी गया था, फिर से लिख देते हैं, थर्मल रेडिएशन यानी तापी विकिरण, इसको लिखते हैं तापी विकिरण। कभी कभी ये आ जाए तो ये मत समझिएगा कि तापी विकिरण के बारे में डिस्कशन नहीं किए थे हम लोग, तापी विकिरण इसको नाम से भी जाना जाता है। और इसका देखेंगे तो प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? थर्मल इमेजिनेशन में, इमेजिन, इमेजिनेशन, ठीक है। थर्मल इमेजिनेशन मतलब जैसे हमें किसी का थर्मल इमेजिन करना हो, यहाँ पे तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं थर्मल इमेजिन में। और टीवी, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है बहुत अच्छा कि इससे कि जो टीवी का रिमोट होता है, टीवी रिमोट में भी इस वेव्स का प्रयोग किया जाता है। वो टॉय रिमोट था जिसमें हम लोग रेडियो वेव्स का प्रयोग कर रहे थे, टीवी रिमोट में प्रयोग करेंगे तो हम किसका? इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग करते हैं। साथ में थर्मल इमेजिन में प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग यहाँ भी किया जाता है नाइट कैमरे में, जो जो
अंधेरे में कैमरे का प्रयोग किया जाता है, नाइट विजन कैमरा, या लिखते हैं नाइट विजन कैमरे में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट विजन कैमरे में इसका इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग थर्मल इमेजिंग में किया जाता है, टीवी रिमोट में किया जाता है, नाइट विजन कैमरे में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग यह लिख लेंगे कि इंफ्रारेड वेव की जो दूसरा नाम था थर्मल रेडिएशन था सबसे ज़्यादा। यहाँ क्वेश्चन इससे पूछा हुआ कि टीवी रिमोट में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो टीवी रिमोट में सबसे ज़्यादा तरंग कौन से तरंग हैं, तो यहाँ पे इंफ्रारेड तरंग है, औरक तरंग है, यहाँ तापी विकिरण इसका प्रयोग किया जाता है, या नाइट विजन कैमरे में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ चौथे की तरफ चलेंगे। चौथा हमारा क्या था, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश जो है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दृश्य प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा तो आपको पता है दृश्य प्रकाश वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाएगा, और दृश्य प्रकाश वस्तुओं को देखने के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा है फोटो सिंथेसिस, ये लिख लेते हैं फोटो सिंथेसिस, सिंथेसिस इसमें यानी प्रकाश संश्लेषण में भी इसका प्रयोग ज़्यादा की इसका किया जाता है, किसका, विजिबल लाइट का प्रकाश संश्लेषण। दूसरा है वस्तुओं को देखने में इसका प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं को देखने में। और तीसरा यहाँ पे हम कहें लेजर लाइट में जो प्रयोग होता है, लेजर लाइट, लेजर लाइट का फुल फॉर्म भी आप लोग लिख लेंगे। लेजर का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन या स्टिमुलेटेड लिखता है, स्टिमुलेटेड इमिशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये पूरा इसका फुल फॉर्म है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। लेजर का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप लेजर का फुल फॉर्म यह लिख लीजिएगा, लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो देखिए जो विजिबल लाइट का प्रयोग ज़्यादातर हमें वस्तुओं को देखने में प्रयोग किया जाता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और लेजर लाइट यहाँ पे लिख लीजिएगा, लेजर लाइट यानी ये भी देखने का ही प्रयोग किया जाता है। लेजर का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन यह लिख लेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ा जाए तो हमारा जो पांचवा यहाँ पे वेव्स होगा वह क्या होगा, देखिएगा तो 5 नंबर हो जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है, यूवी रेज यानी अल्ट्रा, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट वेव्स, यहाँ अल्ट्रा वायलेट वेव्स लिखिए या रेज लिख लीजिए पहले। अल्ट्रा पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें। अब पराबैंगनी किरणें हमें पता है कि ओजोन लेयर के द्वारा अवशोषित हो जाती हैं, लेकिन कुछ मात्रा में यह पृथ्वी पे हमारे तक पहुंच भी जाती हैं। और इसका प्रयोग देखेंगे तो फोरेंसिस यानी फॉरेंसिस मतलब यह होता है, फोरेंसिस में किया जाता है, फोरेंसिस। अब फोरेंसिस मतलब है क्या, फोरेंसिस मतलब यह होगा कि अगर हमें कुछ ओरिजिनल है या फेक है, ओरिजिनल और फेक में डिफरेंट ज्ञात करने के लिए, ओरिजिनल और फेक में कोई डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल है कि फेक है, उसमें फोरेंसिस इसका प्रयोग किया जाता है अल्ट्रा वायलेट किरणों का। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो जो यहाँ पे लिखा होता है इन वाटर, ये कह सकते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में भी, प्यूरिफिकेशन यानी प्यूरिफिकेशन मतलब जल के शुद्धिकरण में, जल शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे
कि आपके घर में अगर कोई ऐसा जो जल शुद्धिकरण का जो वाटर प्यूरिफिकेशन मशीन लगा होगा, उसमें लिखा होगा यूवी रेज, यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों का प्रयोग जल के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि जल का शुद्धिकरण, या यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पानी का शुद्धिकरण कैसे होगा, उसमें यूवी रेज का प्रयोग किया जाता है। साथ में इसका प्रयोग देखिए विटामिन डी का, ये इसकी मात्रा विटामिन डी से भी यहाँ पे होती है। और एक सन टैन होता है, इसमें भी ये किरणों का यूज होता है। सन टैन मतलब होगा कि देखते होंगे कि धूप में आप कभी घर से बाहर निकलते हैं, बहुत ज़्यादा धूप हो तो कुछ प्रकाश ऐसे पड़ती हैं कि जहाँ पे हम लोग का कपड़ा होता है, वो कपड़े पे वहाँ का जो त्वचा होता है वहाँ रेड ब्लैक नहीं होता है, लेकिन जहाँ हम लोग जिस पे कपड़े नहीं होते हैं वहाँ देखेंगे तो ब्लैक पड़ जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। और जहाँ कपड़े वगैरह होते हैं वहाँ पे ब्लैक नहीं होता है। वो किसके कारण होता है? तो यही रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, यानी पराबैंगनी किरणें हैं। ठीक है, पराबैंगनी किरणें ही क्या करती हैं, त्वचा से संबंधित जो हमें हानिकारक चीजें मिलती हैं, त्वचा कैंसर वगैरह होता है या त्वचा का कालापन पड़ जाता है कहीं कहीं धूप में निकलते हैं, तो सब पराबैंगनी किरणों का ही इफेक्ट होता है। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणें से हम विटामिन डी का भी कुछ मात्रा हमें मिलता है। वाटर प्योरिफिकेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और फोरेंसिस में इसका प्रयोग किया जाता है। फेक और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का पता करने के लिए इस प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जो इसके बाद देखेंगे दो और इम्पॉर्टेंट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। जो छठा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जैसे पता है यक्स रेज, इसके खोजकर्ता को प्रथम नोबेल प्राइज विनर है, ये भी पता है आपको। यक्स किरणें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? रोंगटेन है ना, ये आप लोग इनको भूलिएगा नहीं। रोंगटेन है जो प्रथम, या यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फिजिक्स नोबेल विनर है। ठीक है, फर्स्ट नोबेल फिजिक्स विनर कौन है? तो आपसे पूछ देता है, रोंगटेन है। और वो किसकी खोज किए थे? तो हमारा यक्स रेज। अब इसका हम लोग प्रयोग देख रहे थे। यक्स रेज का जो प्रयोग है वह देखेंगे तो जो सीटी स्कैन है, या सीटी स्कैन में इसका प्रयोग किया जाता है यक्स किरणों का। कहीं कहीं सीएटी स्कैन लिखा होता है, इसका भी हम लोग देखेंगे। सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाएगा। साथ में सिक्योरिटी चेक में प्रयोग किया जाता है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में भी प्रयोग किया जाता है रेडियोग्राफी, यानी यहाँ पे रेडियोग्राफी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन, सीएटी स्कैन भी लिखा होगा, वहाँ भी हम लोग इसका यक्स रेज का प्रयोग करते हैं। साथ में सिक्योरिटी चेक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चेक सिक्योरिटी चेक में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा? यक्स रेज का। और साथ साथ में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हड्डियों का, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हड्डियों की जो टूट फूट जाती हैं कभी, तो यहाँ पे एक्सरे किया जाता है। तो हड्डियों के बीच गैपिंग है, कहाँ टूटा है, क्या चीजें हैं, ये किस किरणों के माध्यम से पता चलता है? तो एक्सरे किया जाता है। आप एक्सरे का जानते ही हैं, एक्सरे किया जाता है, उसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि हड्डियों का जो यहाँ पे तोड़ फोड़ कहाँ क्या कैसे हुआ है, सब यक्स किरणों के माध्यम से ही पता चलता है। एक चीज और आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं इसके साथ में, कि जैसे यहाँ लिखा है टू फाइंड आउट, जो फाइंड आउट, यानी यहाँ पे यह सर्च करने के लिए भी किया जाता है कि क्रैक इनसाइड टू क्रैक इनसाइड टू प्रेसियस स्टोन, यानी अगर हम पत्थरों के बीच में जो, जैसे हमारे कुछ प्रेसियस स्टोन्स हैं, उसके बीच में क्रैक है, जो कहाँ है कैसे है, उसका भी प्रयोग, इसका प्रयोग करते हैं उसके बीच में भी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा यह है कि सीटी स्कैन, सिक्योरिटी चेक, रेडियोग्राफी, या जो हड्डियों के टूट फोड़ की ही पता करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं?
तो यक्स रेज यानी यक्स किरणों का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, भी आप नोट कर लीजिएगा। और एक लास्ट हमारा बचा हुआ है, देखिए जो लास्ट है यह है गामा किरणें, जिसको हम लोग बोलते हैं कि गामा रेज 7, गामा किरणें, गामा रेज, गामा किरणें हिंदी में ले देते हैं गामा किरणें। ठीक है, और गामा किरणों का प्रयोग देखिए सबसे ज़्यादा ये कैंसर, जो त्वचा कैंसर होती है उसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि त्वचा कैंसर, यहाँ लिखिएगा इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में रेडियोथेरेपी एक होता है, इसका नाम सुने होंगे, रेडियो थेरेपी, थेरेपी, इसमें इसका प्रयोग होता है। फिर पीएटी स्कैन होता है, पेट स्कैन, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए कुछ लोगों को ये पता है कि कोबाल्ट 16 से कैंसर का उपचार होता है, तो कोबाल्ट 16 एक हमारी धातु है, उसके माध्यम से प्रयोग करते हैं, लेकिन कोबाल्ट 16, ठीक है, लेकिन अगर हमें यह दिया हो वाई रेज के माध्यम से ही कैंसर का उपचार किया जाता है, इन कीड़ों के माध्यम से, जैसे हम लोग होते हैं कि जो हमारे कैंसर में कुछ चीज़ें होती हैं कैंसर का उपचार में, तो वो कोबाल्ट 16 धातु का तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन साथ में इसकी गामा रेज कीड़ों का भी प्रयोग किया जाता है। रेडियोथेरेपी, बहुत से बच्चों को यह क्लियर नहीं हो रहा होगा कि रेडियोथेरेपी ये क्या चीज़ है। तो रेडियोथेरेपी देखिए कुछ ऐसे चीज़ नहीं, जैसे कुछ खराब, जैसे हम लोग को कुछ ऐसे उपचार करते हैं जिसमें कुछ हमारे जैसे पत्थरे जैसे वगैरह होता है, तो उसकी कुछ खराब चीजें शरीर से उसको गला देते हैं, गला के बाहर निकाल देते हैं, कुछ सेल्स बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस किरणों के माध्यम से किया जाता है, गामा किरणों के माध्यम से उस सेल को क्या किया जाता है, जो खराब सेल होते हैं उसको बाहर किया जाता है, वही रेडियोथेरेपी होता है। कभी कभी इसके उपचार से कभी अच्छे सेल भी बाहर हो जाते हैं, खराब सेल के साथ साथ अच्छे सेल भी बाहर हो जाते हैं, इसका नुकसान भी पहुंचता है। वही है रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी माध्यम से होगा कि कुछ खराब सेल्स हैं उसको हम लोग बाहर करने के लिए या उसको हटाने के लिए इस किरणों का प्रयोग करते हैं, किसका, गामा किरणों का। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज कहाँ कहाँ है, टोटल आप लोग देखे हैं कि सातों जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, और जो भी समस्याएं हो रही होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके पूछ सकते हैं, और हम लोग नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा कि इससे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको कंप्लीट करते हुए इसमें यह देखा जाएगा कि इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।